हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर ट्यूटोरियल में। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एज वेल एज सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू आवर चैप्टर 4। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। A man suspends a fish from the spring balance held in his hand and the balance reads 9.8 Newton. While shifting the balance to his other hand, the balance slips and falls down. What will be the reading of the balance during the fall? तो ये रहा मैन, इसका नाम एंडरसन। एंडरसन के पास एक स्प्रिंग बैलेंस है। उस स्प्रिंग बैलेंस को एंडरसन ने एक हाथ में पकड़ा हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस पर एक मछली है, वो क्या है, हैंग की गई है। तो जब स्प्रिंग बैलेंस पर मछली को हैंग किया हुआ है, जो स्प्रिंग बैलेंस है वो कितनी रीडिंग दे रहा है? दैट इज 9.8 न्यूटन। तो कुछ समय पश्चात जब एंडरसन इस स्प्रिंग बैलेंस को दूसरे हाथ में शिफ्ट कर रहा होता है, दूसरे हाथ से स्प्रिंग बैलेंस को पकड़ रहा होता है, तो ड्यूरिंग दिस जो स्प्रिंग बैलेंस है वो क्या है, छूट जाता है। मीन्स इस हैंड में दूसरे हैंड में एंडरसन पकड़ नहीं पाता। वो स्प्रिंग बैलेंस जिसके साथ एक मछली लटकी हुई है वो क्या है, नीचे गिर जाता है। तो हमें क्या पूछा गया है? गिरते समय अब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, ये हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस ड्यूरिंग फॉल, ये न्यूटन थर्ड लॉ की एक एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आर इक्वल टू मास ऑफ द फिश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस ए। ए क्या होती है? ए होती है ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या है। अब स्टूडेंट, जब एंडरसन के हाथ से स्प्रिंग बैलेंस छूट जाता है, नाउ स्प्रिंग बैलेंस के साथ क्या है, एक मछली लटकी हुई है। तो मछली एज वेल एज स्प्रिंग बैलेंस अब नीचे को गिर रहे हैं, उन पर बाहरी कोई बल नहीं है, ओनली द जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इसको नीचे को क्या कर रही है, पुल कर रही है, खींच रही है। मीन्स मोशन अंडर ओनली द अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो इस केस में स्टूडेंट जो एक्सेलरेशन है वो कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू जी। मीन्स एक्सेलरेशन फिश की इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो स्टूडेंट्स, अब स्प्रिंग बैलेंस कितनी रीडिंग देता है जब वो नीचे गिर रहा होता है? जी माइनस जी, आर इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय 0। तो हमारे पास आर इक्वल टू 0 मीन्स गिरते समय स्टूडेंट्स जो स्प्रिंग बैलेंस है वो कितनी रीडिंग देता है? 0 रीडिंग होगी। आइए आगे का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, बॉडीज ऑफ लार्ज मास नीड ग्रेटर इनिशियल एफर्ट
to put them in motion. Why? मीन्स किसी भी बॉडी का जितना मास ज़्यादा होगा उस बॉडी को मोशन में लाने के लिए जो इनिशियल एफर्ट मीन्स जो हम उस पर पहले का बल लगाएंगे वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना उसका क्या क्या है मास ज़्यादा होगा। जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसे गति में लाने के लिए बल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? तो स्टूडेंट्स बल को हम कैसे मेज़र करते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स बल ये किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फॉर गिवन एक्सेलरेशन उसे एक्सेलरेट करने के लिए अब जितना मास की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी मीन्स बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या है बल उस पर लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आइए स्टूडेंट्स आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। A man riding a horse is caught in a marshy ground and to his utter disgust finds himself and the horse sinking into the ground. In an effort to pull the horse out of the marshy ground, sitting on the back of horse, he starts pulling the horse by the hair on its neck. Will the man come out of the situation? Give explanation for your answer in brief. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ऐसा है, एक घोड़सवार है, वो घोड़े के ऊपर बैठकर जा रहा होता है तो आगे दलदल आ जाती है, तो जो घोड़ा है एज वेल एज जो घोड़सवार है वो क्या है दलदल में डूबने लगते हैं। अब जो हॉर्स और उसके ऊपर जो राइडर है वो दलदल में क्या है नीचे को जाने लगते हैं, सिंकिंग कर लगते हैं, डूबने लगते हैं। तो इस सिचुएशन में जो घोड़सवार है वो क्या करता है, वो हॉर्स की सिटिंग ऑन द बैक ऑफ हॉर्स, पीठ पर बैठा है, बैक ऑफ द हॉर्स पर जो घोड़सवार है वो बैठा है, वो क्या करने लगता है, वो जो घोड़े की नेक है उसके ऊपर जो बाल होते हैं उसे ऐसे खींच रहा है, खींचने लग जाता है ताकि वो एज वेल एज हॉर्स है जो घोड़ा है वो दलदल से बाहर आ जाए। तो हमसे ये पूछा गया है इस तरह करने पर हॉर्स की नेक के जो बाल हैं उसे खींचने से क्या घोड़ा एंड घोड़सवार वो दलदल से बाहर निकल पाएंगे? इसे हमने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो आइए एक्सप्लेन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ऐसा करने पर घोड़ा एज वेल एज जो घोड़सवार है वो दलदल से बाहर आ सकते हैं या नहीं। सो स्टूडेंट अब इसका उत्तर क्या है? द मैन एंड द हॉर्स विल नॉट गेट आउट ऑफ द मर्ची ग्राउंड। तो ऐसा करने पर जो घोड़सवार एज वेल एज जो घोड़ा है वो दलदल से बाहर नहीं आ सकता। आगे कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है? द रीजन इज दैट व्हेन द मैन applies force on the horse by pulling the hair on its neck,
The applied force is an internal force of the man horse system. तो स्टूडेंट्स, जब घोड़सवार अब घोड़े की पीठ पर बैठा है, घोड़ा क्या है, दलदल में है, तो घोड़सवार उसकी जो नेक पर हेयर है उसे खींच रहा है ताकि घोड़ा बाहर आ जाए। अब घोड़सवार एज वेल एज जो घोड़ा है वो एक ही सिस्टम है। तो इससे क्या होता है, जो बल लग रहा है वो एक अंदरूनी बल है, सिस्टम के बीच का बल है, एक ही सिस्टम है जी। तो इससे क्या होगा, द हॉर्स एंड मैन गेट आउट ऑफ इट ओनली इफ सम एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज फोर्स आउटसाइड द मैन हॉर्स सिस्टम एक्ट। तो घोड़ा एज वेल है जो घोड़सवार है वो तभी बाहर आ सकते हैं दलदल से जब बाहरी बल लगेगा, आउटसाइड बल लगाया जाएगा, तब वो बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बिकॉज जब घोड़ा दलदल में है, घोड़सवार उसकी पीठ पर बैठा है, उसके बाल खींच रहा है नेक से, तो ये तो एक ही सिस्टम है। तो एक ही सिस्टम में क्या होता है जब बल लगा देते हैं, इट इज बिकॉज इंटरनल फोर्स कैन नॉट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो इंटरनल जो अंदरूनी बल है वो सिस्टम की जो पोजीशन है, जो स्टेट है, उसमें अंदरूनी बल क्या है वो चेंज नहीं लाता, कोई भी चेंज नहीं होती। वो ऐसे ही घोड़ा एज वेल एज घोड़सवार दलदल में रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक बाहरी बल उन पर नहीं लगाया जाता। मीन्स हम बाहर से कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते उन्हें खींचने के लिए। तो इस केस में क्या है, जो हमें बताया गया था इन द स्टेटमेंट, यदि वो घोड़े की जो नेक है उसके जो हेयर को खींचता जा रहा है, ऐसा खींचने पर घोड़ा दलदल से बाहर नहीं आ सकता, बिकॉज इंटरनल फोर्स कैन नॉट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम। आइए आगे का क्वेश्चंस नेक्स्ट है जो उसे डिस्कस कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है, इन विच केस विल अ रोप हैव द ग्रेटर टेंशन। तो टू केसेस हैं, इनमें हमने देखना है जो रस्सी है और रोप है उसमें टेंशन किस केस में ज्यादा होगी। पहला केस क्या है, टू men pull the ends of rope with force F equal in magnitude but opposite in direction। दूसरा केस, one end of the rope is fastened to a fixed spot and the other is pulled by a man with a force of 2F। तो स्टूडेंट, पहले केस में हमारे पास टू कैरेक्टर हैं, वन इज टॉम, सेकंड इज हैरी। तो एक रस्सी को वो खींच रहे हैं, टॉम मान लेते हैं फोर्स F1 अप्लाई करता है, मीन्स F1 बल के साथ खींच रहा है। हैरी क्या है, F2 बल के साथ रस्सी को खींच रहा है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, जो बल है मीन्स F1 इक्वल टू F2, मीन्स जितने बल के साथ टॉम रस्सी को खींचता है उसी बल के साथ
हैरी भी रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों की मात्रा मीन्स दोनों जो करेक्टर हैं टॉम एंड हैरी जो बल लगा रहे हैं रस्सी पर, उस बल की मात्रा इक्वल है, सेम है, बट दिशा कौन सी है? दिशा क्या है? विपरीत है। टॉम जो बल लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में, जो हैरी है वो अपोजिट डायरेक्शन में बल लगा रहा है। बल की मात्रा सेम है बट दिशा क्या है? विपरीत है। तो इस केस में जो रस्सी है उसमें टेंशन कितनी होगी? तो स्टूडेंट इस केस में जो टेंशन होगी वो इक्वल होगी आइदर ऑफ द मैन, जो वो बल अप्लाई करता है रस्सी पर। मीन्स हम यदि हैरी को फिक्स कर दें, मीन्स अब मूवमेंट तो हो नहीं रही, नेट फोर्स क्या है? ज़ीरो है, बल इक्वल है, उनकी मात्रा सेम है बट दिशा विपरीत है। तो यदि हम हैरी को फिक्स मान लेते हैं तो इसे कंसिडर कर लेते हैं टॉम को, तो जो रस्सी में टेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी? जितना बल टॉम लगा रहा है, मीन्स इक्वल टू एफ। और आप टॉम को फिक्स मान सकते हैं, हैरी जिस बल के साथ रस्सी को खींच रहा है तो उतनी टेंशन होगी किसमें? रस्सी में। किसके इक्वल? किसके इक्वल? जितना बल अब हैरी लगा रहा है। तो टेंशन प्रोड्यूस इन द रोप इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय आइदर ऑफ द मैन। किसी एक मैन को आप कंसिडर कर लें, जितना बल वो लगा रहा है रस्सी पर उतनी ही टेंशन होगी। आइए अब सेकंड केस को डिस्कस कर लेते हैं। तो शाम है, अब रस्सी है बाइंड विद द फिक्स स्पोर्ट। कितने बल के साथ खींच रहा है? 2F बल के साथ रस्सी को ऐसे खींच रहा है अपनी तरफ। तो टेंशन क्या होगी? टेंशन जितना बल लगाया जाता है उतनी होगी, मीन्स टेंशन इक्वल टू 2F। बट दिशा कौन सी होगी? दिशा विपरीत होगी टेंशन की। बल इस साइड लगा रहा है, जिस तरफ मैं खड़ा हूं इस तरफ बल लग रहा है। जो शाम है रस्सी को इस तरफ खींच रहा है, इन दिस डायरेक्शन। तो जो टेंशन है वो कितनी होगी? जितना बल शाम लगा रहा है, मीन्स टेंशन इक्वल टू 2F। बट टेंशन की दिशा कौन सी होगी? जो रस्सी में है विपरीत होगी, जिस दिशा में शाम बल लगा रहा है। तो इस दिशा में टेंशन होगी, उसकी मात्रा कितनी होगी? 2F। तो स्टूडेंट ये थे सम क्वेश्चन आंसर्स रिगार्डिंग टू द चैप्टर ऑफ फोर्स। आइए सम न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ फोर्स ऑफ 128 ग्राम फोर्स, इतना बल है, एक्ट्स ऑन अ मास ऑफ 490 ग्राम। इतने मास पर, कितना मास है? 490 ग्राम। इस पर एक बल लगाया जाता है। बल कितना है? 128 ग्राम फोर्स है। व्हाट वेलोसिटी विल इट गिव टू द मास? तो इतना बल लगाने पर, ये जो बल लगाया कितने समय के लिए लगाया गया? 10 सेकंड के लिए। तो इतना बल लगाने पर जो मास है वो कितना वेग उसका हो जाता है, मीन्स हमने वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं, फोर्स कितना बल लगाया गया है? दैट इज 128 ग्राम फोर्स। नाउ स्टूडेंट 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू 980 डाइन।
980 डाइन के इक्वल होती है 1 ग्राम फोर्स। तो फोर्स जो बल है इक्वल टू 128 मल्टीप्लाई बाई 980। तो ये डाइन में हमने कन्वर्ट कर लिया है ग्राम फोर्स को। इसके आगे जो मास है वो कितना है, दैट इज 490 ग्राम। अब स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगी, फोर्स ओवर मास, दैट इज कैपिटल एम। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स कितनी है 128 मल्टीप्लाई बाय 980 ओवर मास कितना है 490। जीरो के साथ हम जीरो को कैंसिल कर देते हैं, 49 के साथ 98 कैंसिल हो जाता है 2 पर, एंड 128 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो अब कितनी है, दैट इज 652, अब ये है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू 2.56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट, मैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन को यूज़ करने जा रहा हूँ। वो मैंने ड्राइव करवाया था इन द प्रीवियस, जो हमने यूनिट किए थे वो वीडियो आपने देख लेना। ऑल द फार्मूलाज रिलेटेड टू मोशन है मैंने ड्राइव करवा दिए थे। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम पीरियड। तो पहले क्या था, जब बल नहीं लगाया गया था इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज 0। तो हमने फाइंड क्या करना है, दैट इज वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स, v इक्वल टू, अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, एक्सेलरेशन कितनी फाइंड की है 2.56, एंड समय कितना है 10 सेकेंड। सो वेलोसिटी इक्वल टू 2.56, डेसिमल को रिमूव कर दिया मैंने, एंड नाउ दिस बिकम्स 256 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये कैंसिल हो जाता है, जीरो के साथ जीरो। नाउ वेलोसिटी दैट इज 25.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कब है, जब 490 ग्राम मास पर कितना बल लगाया जाता है 128 ग्राम फोर्स, कितने समय के लिए 10 सेकंड के लिए। तो आगे के वीडियो में और भी ऐसे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के जो रिलेटेड हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, एज वेल एज सम न्यूमेरिकल्स आल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।